अध्याय 151। इसे भूल जाओ फिर 2। प्रभारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाकर गुस्से में पूछा, तुम इस तरह हमारी प्रगति को बाधित कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अन्य ग्रामीण तुम्हारी आलोचना करेंगे? कई परिवारों के लोग ऐसे हंसे जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। हमें उनकी परवाह नहीं है। उनके जीवन का हमसे क्या लेना देना? हम तो खुद भी जीवित नहीं रह सकते। क्या हमारे पास दूसरों की परवाह करने का मूड है? यह सही है, इस बार आपका विध्वंस और पुनर्वास अच्छा लग रहा है, लेकिन आप हम पर हर तरह की शर्तें थोप रहे हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप हमारा गृहनगर चाहते हैं। अपने फायदे के लिए आपको परवाह नहीं है कि इससे दूसरे लोगों के जीवन पर असर पड़ता है या नहीं, है ना? ये मत सोचो कि हम सब मूर्ख हैं। तुम व्यापारी सबसे काले दिल वाले हो। महापौर ने तो ये भी कहा कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। कौन उस पर विश्वास करेगा? ग्रामीण अभी भी किनारे से देख रहे थे। जब उन्होंने इन लोगों को इतनी बेरहमी से बोलते सुना तो उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। दूसरों के जीवन की परवाह न करने का क्या मतलब है? क्या तुम इसी तरह काम करते हो? क्या तुम भविष्य में भी गांव में रहना चाहते हो? कैसे काले दिल वाले लोग हैं! ये सब पड़ोसी हैं। तुम जैसे भी देखो, ये सब आपस में संबंधित हैं। देखो तुम क्या कह रहे हो। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। मुझे मत रोको और मुझे जाने दो। मुझे विश्वास नहीं है कि उनकी हिम्मत अब भी मुझे पीटने की होगी। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। ये श्वान ने भौहें चढ़ाईं और गांव के मुखिया को ग्रामीणों को घर वापस जाने के लिए मनाने के लिए बुलाया। बाकी का निपटारा वो उनके लिए कर देगा। जब गांव के मुखिया ने ये सुना तो वो तुरंत वहां चले गए। बहुत समझाने के बाद आखिरकार उन्होंने उन लोगों को घर भेज दिया। पहले बोलने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों को एक नज़र मारी। क्या उन्होंने वह देखा? बड़े बॉस ने देखने वालों को भगा दिया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो अब उनसे बातचीत शुरू करने वाला था। उस समय वह निश्चित रूप से समझौता करेगा, अन्यथा उसने दूसरों को क्यों भगाया? स्वाभाविक रूप से उसे डर था कि अगर उन्होंने मौके पर सुना तो वे भी हंगामा करेंगे। रिश्तेदारों ने जोर शोर से सिर हिलाया। ये पूरी तरह से समझ में आता है। महापौर ने कुछ कदम आगे बढ़कर उन परिवारों की ओर देखा जो परेशानी पैदा कर रहे थे। तुम कब तक परेशानी पैदा करते रहोगे? क्या तुम संतुष्ट होने से पहले सच में अच्छी चीजों को बर्बाद करने वाले हो? गांव के मुखिया ने कहा, आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जब तुम घर चुनो तो मैं तुम्हें घर चुनने में प्राथमिकता देने का फैसला करूंगा। क्या ये ठीक है? परिवारों ने उन पर व्यंग्य किया। घर चुनने में प्राथमिकता? उसका क्या उपयोग था? वे केवल वही नहीं चाहते थे। तुम्हें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और ये भी मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए जोर जबरदस्ती कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई जोर जबरदस्ती करने की तो हम तुम्हें जान जोखिम में डालकर भी मार डालेंगे। हाँ, हमारे परिवारों का यही मतलब है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। कुछ परिवारों में पहले ही सहमति बन चुकी थी। उनमें हथौड़े वाले मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नेता था। ये श्वान पहले से ही थोड़ा नाराज था और धीरे धीरे उसका धैर्य खो रहा था। उसने उनकी ओर देखा और कहा, तो बताओ, तुम इसे कैसे सुलझाना चाहते हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसने ये वाक्य सुना था, ये हमारा पैतृक घर है। ये हमारे लिए बहुत कीमती है। अंदर की यादें अनमोल हैं। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा भुगतान करना होगा। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जब तक तुम कम से कम 50 लाख युआन का भुगतान नहीं करते, हम हार नहीं मानेंगे। जब दूसरों ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी कीमत का उल्लेख करते देखा तो उन्होंने भी अपनी कीमत बताई। मेरा घर छोटा है, इसलिए मैं कम मांगूंगा। कुल मिलाकर 45 लाख ठीक रहेगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे भी 50 लाख युआन चाहिए। याद रखना, हम जमीन अधिग्रहण की लागत के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें हमारे घरों के आकार के अनुसार हमें मुआवजा भी देना होगा। गांव के मुखिया, महापौर और प्रभारी व्यक्ति सभी चौंक गए। उन्होंने इन परिवारों की ओर ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। उन्होंने उनके पीछे कुछ जर्जर घरों की ओर भी देखा। क्या तुम लोग पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर्फ कुछ घटिया मिट्टी के घरों के लिए 50 लाख युआन मांगने की? मैं पूछता हूँ, इतने सारे परिवारों के साथ क्या तुम्हारे घरों का कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर भी है? तुमने ये कीमत कैसे तय की? क्या यह नरक में संपत्तियों की कीमत है? क्या तुम्हें लगता है कि ये शंघाई है जहाँ जमीन का हर इंच सोने के बराबर है? तुम्हारी सच में कुछ भी कहने की हिम्मत है? तुम्हें दूसरों के हंसने का डर नहीं है? महापौर और अन्य लोग सच में गुस्से में थे। उन्होंने कभी इतने अज्ञानी व्यक्ति को नहीं देखा था।
उन्होंने ऐसी शर्तें दी थीं, फिर भी वे और मांगना चाहते थे। क्या वे चांद पर जाना चाहते थे? क्या वो काफी बड़ा था? उस स्थिति में वे इन लोगों को वहां भेज देंगे। ये कुछ परिवार अपनी मोटी चमड़ी से एक ग्रह पर विजय प्राप्त कर सकते थे। महापौर और अन्य लोग जितना ज्यादा गुस्से में दिखते थे, वे उतने ही खुश होते थे। उनकी राय में अगर गांव के मुखिया और महापौर को इससे कोई फायदा नहीं होता, तो वे इतने कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो सकते थे? वे चाहते थे कि वे अपने गांव में ही बड़े हों। उन्होंने जरूर अपने फायदे के बदले ग्रामीणों के हितों का त्याग किया होगा। वे क्यों गुस्से में थे? ये साफ था कि अगर वे उसका पैसा लेते लेकिन कोई नतीजा नहीं निकालते तो बड़ा बॉस नाखुश होगा। साधारण ग्रामीणों को मूर्ख बनाना ठीक था। हालांकि वे ऐसे लोग थे जो बाहरी दुनिया के आदी थे। उनकी चालबाजियां किसे नहीं पता थीं। किसी भी स्थिति में वे काम शुरू करने से बस कुछ ही परिवार दूर थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि बड़ा बॉस इतना बेरहम होगा कि काम रोक देगा। आखिरकार इतने सारे परिवारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते का उल्लंघन करने पर मुआवजा उनकी मांग से कहीं ज्यादा था। इन परिवारों को लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जब तक वे दृढ़ रहेंगे, पैसा मिनटों में उनकी जेब में होगा। ये ज्ञान की शक्ति थी। आगे चल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने घमंड से कहा, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर टूटे हुए हैं या नहीं। वैसे भी अगर तुम भुगतान नहीं करते हो तो उन्हें तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें चिंता है कि अगर तुम इसे नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारी प्रगति पर असर पड़ेगा, लेकिन हमें डर नहीं है। इससे हमारा क्या लेना देना? हमें गिरने का कोई डर नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देखो। यह कहकर उसने अपने बगल में एक छोटी कुर्सी खींची और स्थिर होकर बैठ गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने बाहर के ठेकेदारों से सुना था कि अगर वे एक दिन भी देर से काम शुरू करते हैं तो ठेकेदारों को बहुत नुकसान हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा खिंच गया तो वे समय पर मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में जुर्माना बहुत बड़ी रकम होगी। किसी भी स्थिति में इन परिवारों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। उनके साथ कुछ परिवार थे, इसलिए उन्हें अपने घरों को जबरदस्ती तोड़े जाने का डर नहीं था। अगर सच में किसी की मौत हो जाती तो वे इन लोगों से उगाही करते। वे इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने पिछली रात ही इस पर चर्चा कर ली थी। वे सब ग्रामीण थे, इसलिए उन्हें डर नहीं था कि दूसरी पार्टी पानी और बिजली काट देगी। हालांकि झेंगियांग गांव में बिजली थी, लेकिन बुजुर्ग मितव्ययी थे। वे महीने में बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते थे। पानी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। किस आंगन में कुआं नहीं था। उनके पास आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। किसी भी स्थिति में उन्होंने दूसरी पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी भी गंदी चाल का मुकाबला करने के लिए पहले से ही उपाय सोच लिए थे। जब तक उन्हें असली पैसा नहीं मिलता, तब तक किसी और चीज के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये श्वान के चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था। वो बस शांति से उन्हें अनुचित व्यवहार करते हुए देख रहा था। जब वे थक गए तो उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। कुछ परिवारों की आंखें चमक उठीं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने दृढ़ रहने में सही किया। उन्हें आसानी से कुछ मिलियन युआन मिल गए। यह बस अद्भुत था। महापौर और गांव के मुखिया ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में तात्कालिकता देखी। उन सभी को लगा कि ये श्वान ने समझौता कर लिया है। ऐसी कोई चीज कैसे शुरू हो सकती थी? अगर ये श्वान ने समझौता कर भी लिया तो जिन परिवारों ने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे वे राजी नहीं होंगे। उस समय भी हंगामा होगा। महापौर को बस अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये श्वान अभी भी बहुत छोटा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक सहनशक्ति काफी मजबूत नहीं थी। अब मुसीबत आ गई थी। चूंकि तुम घर नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। ये श्वान ने उन पर मुस्कुराते हुए जोर से कहा। कहानी जारी रहेगी।